वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे जो एंडोस्केलेटन है उसके बारे में, जिसमें हमने जो पोरिफेरा फाइलम था उसके एनिमल साइकन में डिस्कस किया था। आज हम एक्सोस्केलेटन के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एक्सोस्केलेटन है वो 3-4 जो एग्जाम्पल है उसमें हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। तो हमें सबसे पहले उनके नाम डिस्कस कर लेते हैं जिनको हमें एक्सोस्केलेटन में पढ़ना है। देखिए, हमारे पास में 3 प्रकार के यहाँ पे स्केलेटन थे, जिसमें हमारा पहला था हाइड्रोस्टैटिक प्रकार का। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक जो स्केलेटन है उसमें हमें सिर्फ एक ही एग्जांपल को स्टडी करनी थी, जो कि हमारा अर्थवर्म है, यानी कि जो गोलवर्मी होते हैं उसके बारे में, अर्थवर्म। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे दूसरे और तीसरे टाइप के जो स्केलेटन हैं वो थे एंडोस्केलेटन। ठीक है, और इसमें हमें जो पोरिफेरा है उसका जो एग्जांपल है साइकन, उसमें यहाँ पे स्टडी की। ठीक है, यहाँ पे साइकन जो होता है उसमें जो एंडोस्केलेटन है वो स्पाइक्यूल्स बनाती हैं। ठीक है, और जो साइकन है उनमें हमने स्पाइक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब आता है हमारा लास्ट जो थर्ड टाइप का है एक्सोस्केलेटन प्रकार का। ठीक है, अब इस प्रकार के जो स्केलेटन है उसमें हमें कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है हमारा जो फाइलम है सिलेंट्रेटा, उसका एनिमल कोरल। ठीक है, कोरल्स में हमें क्या करना है, एक्सोस्केलेटन को स्टडी करनी है। और दूसरा हमारे पास में आता है यहाँ पे प्रॉन। ठीक है, प्रॉन जो है इसमें भी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, साथ ही जो प्रॉन है उसमें एंडो टाइप का स्केलेटन और भी पाया जाता है, यानी कि इनमें दोनों ही प्रकार के स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में आता है हमारा मोलस्का का, जो कि पाइला है, और नंबर 4 आता है मोलस्का का यूनियो। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स में हमें एक्सोस्केलेटन को स्टडी करनी है। और इसके अलावा स्टारफिश जो है, ठीक है, इसमें भी एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, और इनमें जो इनकी कंटिकाएँ होती है वो इनमें एक्सोस्केलेटन काम करती हैं। साथ इसमें एक एग्जांपल और है जिसमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जिसका नाम है रेडियोलेरिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन 6 एग्जांपल्स में हमें यहाँ पे एक्सोस्केलेटन को स्टडी करनी है, जिसमें हम आज फर्स्ट टाइप के एनिमल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी कि कोरल में हम बाह्य कंकाल को देखेंगे। एंडोस्केलेटन की बात करें तो इसमें साइकन के अलावा स्टारफिश भी इंक्लूड की गई है। ठीक है, ये एंडोस्केलेटन में भी सम्मिलित की जाती है, क्योंकि इनमें जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो एज ए स्केलेटन का काम करता है, कंकाल का काम करता है। तो इस प्रकार से इन एग्जांपल्स में हम यहाँ पे बाकी का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करना है। देखिए, एंडोस्केलेटन क्या होता है, वह कंकाल जो कि बॉडी के अंदर बॉडी को सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, एंडोस्केलेटन कहलाता है। जबकि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सोस्केलेटन है, यानी कि ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा और एक ठोस प्रकृति का होगा, जो कि हमारी बॉडी की सिक्योरिटी या फिर प्रोटेक्शन का काम करता है। इस प्रकार एक्सोस्केलेटन वह कंकाल होता है जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, जिससे वो एनिमल की बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। अब देखिए, हमारा टॉपिक होगा आज का एक्सोस्केलेटन। ठीक है, और एग्जाम्पल जो होगा वो होगा कोरल, यानी कि कोरल में बाह्य कंकाल। देखिए, एक्सोस्केलेटन इन कोरल्स, कोरल क्या होते हैं, फाइलम जो सिलेंट्रेटा है। ठीक है, उनके जो क्लासेज हैं यहाँ पे हाइड्रोजोआ और एंथोजोआ। ठीक है, इनके सदस्य होते हैं, इनके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक, और ये सदस्य जो होते हैं वो अपने बॉडी के बाहर, ठीक है, अपने बॉडी के बाहर क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, CO3 का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। और जो एनिमल अपनी बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोरल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, कोरल बोलते हैं। और ये कोरल जो होते हैं ये एनिमल होते हैं जिन्हें हम मिलीपोरा के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मिलीपोरा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि
जो फाइलम सिलेंटेटा है उनके जो एनिमल्स हैं जो कोरल बनाते हैं या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं, मिलीपोरा कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्लास एंथोजोआ है, ठीक है, इनके जो एनिमल्स होंगे और वो कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करेंगे, तो ये एनिमल जो होंगे वो वास्तविक कोरल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ट्रू कोरल कहलाएंगे। ठीक है, वास्तविक कोरल। कोरल को हम हिंदी में बोलते हैं प्रवाल। क्या बोलते हैं इनको? प्रवाल बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे सिलेंटेटा जो फाइलम है इसकी यहाँ पे एक विशेषता है जिसके कारण ये फाइलम जाना जाता है। पहले तो कि जो ये एनिमल हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। इसका मतलब होता है कि इन एनिमल्स में बहुरूप दर्शाने की प्रकृति पाई जाती है, यानी कि ये अपने एक से अनेक रूप बना सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये अपने बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन क्यों करते हैं। तो भाई ये जो एनिमल होते हैं वो स्मूथ एनिमल होते हैं। ठीक है, और ये जो मैराइन वाटर होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक, मैराइन वाटर में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर कैल्शियम की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए जो इनके एपिडर्मिस स्किन होती है या फिर इनकी एपिडर्मिस जो लेयर होती है उनमें इनकी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करती हैं। उन्हें हम कैलिकोब्लास्ट सेल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो कोरल होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने वाली कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं? कैलिकोब्लास्ट सेल बोलते हैं। जबकि हमने पिछले वीडियो में देखा था जो स्पाइक्यूल्स बन रहे थे वो स्क्लेरोब्लास्ट सेल के द्वारा डेवलप हो रहे थे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, स्क्लेरोब्लास्ट सेल, ठीक है, ये स्पाइक्यूल्स को जन्म देती है, स्पाइक्यूल्स को। ठीक है, जो कि पोरीफेरा का एंडोस्केलेटन का काम करता है। जबकि कैलिकोब्लास्ट सेल जो हैं, ये कोशिकाएं जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करती हैं बॉडी के बाहर और किन में? कोरल में। ठीक है, और ये बाह्य कंकाल को बनने का काम करती है। तो इस प्रकार से कोरल जो होते हैं उनके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है जो इनमें एक्सोस्केलेटन का काम करता है। अगर हम कोरल की वास्तविक डेफिनेशन देखें तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको कि कोई भी एनिमल है उसके बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन होगा। किसका होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन होगा। अब सिक्रेशन होने के बाद में ये जो एनिमल कहलाएगा वो कोरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कोरल कहलाएगा। और सिलेंटेटा फाइलम की विशेषता भी यही है कि इनके जो एनिमल होते हैं वो अपने बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कोरल बोलते हैं। तो देखिए, अब इनके सिमिलर ही यहाँ पे पॉलिप भी होते हैं। ठीक है, पॉलिप और जॉइड्स। अब ये क्या होते हैं इनको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मोस्टली जो पॉलिप होते हैं उन्हें कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, जो एनिमल होते हैं वो टिश्यूज़ के ग्रोथ करने से बनते हैं। ठीक है, जब इनमें क्या होता है? टिश्यू ग्रोथ करता है तब वो जाकर के कोई एक एनिमल बनता है। ठीक है, आपने पहले वो पढ़ा होगा ना कि सेल जो होती हैं वो मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यूज़ बनाती हैं, और अनेक सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं या फिर सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं? बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो सिलेंटेटा के जो एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है? कुछ टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करने के बाद में जो बॉडी डेवलप होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलिप बोलते हैं। ठीक है, अब जॉइड्स क्या होता है? तो जॉइड्स को आप समझो इधर। देखिए, जॉइड्स अगर हम नॉर्मली इसको डिफाइन करें तो ब्रांचेज बोल सकते हैं इनको। क्या बोल सकते हैं? ब्रांचेज। ब्रांचेज मतलब क्या होता है? शाखाएं होती है। किस प्रकार से? देखिए, जो एनिमल होते हैं उनमें अनेक सारे क्या होते हैं? बॉडी के भाग निकले होते हैं। ठीक है, इन बॉडी के भाग को ये हम पार्टिकुलर बोलते हैं क्या? जॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? जॉइड्स बोलते हैं। और ये जॉइड्स जो होते हैं वो सिलेंटेटा के जो एनिमल होते हैं उनमें बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जॉइड्स, पॉलिप और कोरल को हम डिफाइन कर सकते हैं। एज ए दोबारा अगर डिस्कस कर लेते हैं, कोरल जो होता है वो सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसके बाद में पॉलिप जो होता है वो टिश्यूज़ के ग्रोथ करने से बनता है। ठीक है, और उसके बाद में जब इनकी ब्रांचेज निकलती हैं तो वो क्या कहलाती है? जॉइड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जॉइड्स कहलाती हैं। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कोरल की। तो कोरल सिलेंटेटा फाइलम में किस किस क्लास के एनिमल होंगे? तो यहाँ पे 3 क्लास होती हैं सिलेंटेटा की। ठीक है, हाइड्रोजोआ,
साइफोजोआ और तीसरी होती है एंथोजोआ। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड जो क्लास है उनके एनिमल जो होंगे वो कोरल्स होंगे, जबकि जो साइफोजोआ यानी कि सेकंड क्लास है उसके जो एनिमल होंगे वो कोरल नहीं होंगे। क्योंकि उनके बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन नहीं होता है इसलिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सीलेंटेटा है, ठीक है, इसके 3 क्लासेज हैं, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथोजोआ। ठीक है, ये 3 क्लास होती है सीलेंटेटा की। अब इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजोआ है और एंथोजोआ है, इन दोनों के एनिमल जो होते हैं ना वो अपने बॉडी के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इन्हें ही बोलते हैं अपन क्या, कोरल एनिमल। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे अपन, कोरल एनिमल्स। ठीक, जबकि जो साइफोजोआ है ये एनिमल जो होते हैं या फिर इस क्लास के जो एनिमल होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन नहीं करते हैं, इसलिए इनको कोरल नहीं बोलते हैं। देखिए एनिमल जो कोरल हैं उनमें जो कंकाल है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर 1 कोरेलाइट और नंबर 2 कोरेलम। यानी कि जो कोरल होते हैं उनमें 2 प्रकार का क्या होता है, कंकाल पाया जाता है। ठीक है, तो पहला इसमें हो गया कौन सा, कोरेलाइट, और सेकंड हो गया यहाँ पे कोरेलम। देखिए जो कोरल होते हैं वो 2 कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो वो कोरल जो अकेले होते हैं जिनको हम सोलिटरी बोलते हैं यानी कि एकल कोरल, और कुछ कोरल ऐसे होते हैं जो कि एक कॉलोनी बना करके रहते हैं, ग्रुप बना करके रहते हैं, उनको हम बोलते हैं निवेही कोरल। तो यहाँ पर दोनों की कंडीशन अलग अलग है, तो हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भाई, एक तो कोरल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं यानी कि सोलिटरी। ठीक है, जबकि दूसरे होते हैं ग्रुप बना करके रहने वाले। ठीक, इनको बोलते हैं क्या, कॉलोनियल कोरल। तो यहाँ पर 2 प्रकार के क्या है इसमें स्केलेटन पाया जाता है, कोरेलाइट है और दूसरा कौन सा है, कोरेलम है। तो यहाँ पे कोरेलाइट जो होता है वो उन कोरल्स में पाया जाता है जो कैसे होते हैं, सोलिटरी होते हैं यानी कि एकल टाइप के कोरल होते हैं, उनमें कोरेलाइट प्रेजेंट होता है। जबकि जो कॉलोनी बना के रहते हैं उनमें क्या होता है, कोरेलम प्रकार का कंकाल पाया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो कोरेलाइट क्या होता है, देखिए कोरेलाइट एकल जो कोरल होता है उसके चारों ओर पाए जाने वाले कंकाल को अपन कोरेलाइट बोलते हैं, जबकि जो ग्रुप में पाए जाने वाले एनिमल होते हैं उन सभी के ऊपर पाए जाने वाले कंकाल को अपन बोलते हैं क्या, कोरेलम बोलते हैं। ठीक है, अब कोरेलाइट की संरचना देखें तो ये प्यालेनुमा आकृति का पाया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कोरेलाइट को फर्स्ट। तो यहाँ पर इसकी संरचना जो होती है वो लगभग एज ए प्यालेनुमा आकृति की सी होती है, इस प्रकार से। ठीक है, और इस प्यालेनुमा आकृति में 2 भाग पाए जाते हैं, एक तो होता है अग्र भाग, एक होता है पश्च भाग। ठीक है, पश्च भाग को हम बोलते हैं बेसल। ठीक है, बेसल प्लेट यानी कि आधारी परत। ठीक है, जबकि अग्र भाग को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, थेका। क्या बोलते हैं, थेका, जो कि भित्ति होती है। अब देखिए नीचे से आधारी भाग को बंद करने का काम कौन करती है, बेसल प्लेट, जबकि ऊपर से कवर करने का काम कौन करती है, यहाँ पे थेका करती है। ठीक है ना, ठेका नहीं है मतलब क्या है, थेका काम करती है, इस प्रकार से। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर अनेक सारे क्या होते हैं, सेप्टा लगे होते हैं। ठीक है, अंदर क्या होते हैं, इसमें अनेक सारे सेप्टा लगे होते हैं, पट होते हैं, और ये जो पट होते हैं वो आर्य टाइप से यानी कि खड़ी रेखा टाइप में ये बेसल प्लेट तक पाए जाते हैं। कहाँ तक पाए जाते हैं, बेसल प्लेट तक पाए जाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, और नीचे जा करके एक संरचना का निर्माण करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं क्या, स्क्लेरोसेप्टा पट बोलते हैं। यानी कि जो ये आर्य रेडियल जो राइड्स होते हैं, ठीक है, ये लास्ट में बेसल प्लेट पे आकर क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, उस पट को बोलते हैं क्या, स्क्लेरोसेप्टा पट बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कोरेलाइट की स्ट्रक्चर दिखाई गई है।
ठीक है, जिसमें बेसल प्लेट इसके नीचे वाले भाग को बंद करती है, जबकि थेका वाला भाग जो होता है उसको अग्रभाग को बंद करता है। इसके अंदर अनेक सारे प्लेट्स पाई जाती हैं जो कि रेडियल राइड की तरह होती हैं और ये अंदर तक धसी रहती हैं, और जहाँ पे ये धसती हैं उस भाग को अपन बोलते हैं क्या, स्क्लेरोसेप्टा। अब यहाँ पर कोरेलाइट और कोरेलम में फ़र्क क्या होगा? देखिए, अगर एक पैलिनुमा संरचना है तो उसको बोलेंगे कोरेलाइट। अगर ऐसे ही संरचना और बन जाए, ठीक है, ऐसी संरचना और बन जाए और आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाएं, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, अपन कोरेलम बोलते हैं। यानी कि भाई आपको पता होगा ये एक सिंगल जीव है, इसके बाहर आवरण पाया जाता है, तो सिंगल जीव है, इसके बाहर आवरण है, तो इसको बोलेंगे कोरेलाइट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कोरेलाइट। लेकिन सपोज दैट यही एनिमल जो है वो ग्रुप बना करके रह रहे हैं, ये हो गए यहाँ पे एनिमल। ठीक है, 1 2 3 4 4 एनिमल है, कॉलोनी में रह रहे हैं। ठीक है, अब इनके बाहर जो आवरण पाया जाएगा, सभी का आवरण होगा, तो इन सभी के आवरण को हम मिला के बोलते हैं क्या, कोरेलम। समझ रहे हो, क्या बोलते हैं इनको, कोरेलम बोल रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कोरेलाइट सोलेटरी एनिमल के बाहर पाए जाने वाला कंकाल है, जबकि कोरेलम जो है वो कॉलोनी में पाए जाने वाले एनिमल के बाहर का कंकाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि इनके बीच में कनेक्टिविटी किस प्रकार से होती है। भाई सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डबल होंगे तो उनके बीच में कनेक्टिविटी कैसे होगी। माना एक कोरेलाइट का डायग्राम ये है, ठीक है, ये दूसरे कोरेलाइट से आकर के मिलेगा, यानी कि ये आपस में अटैच होंगे। तो अटैच किस प्रकार से होंगे, तो देखिए भाई इन दोनों के बीच में एक क्या होता है, लेटरल कैनाल होती है। ठीक है, पार्श्व क्या होती है, नली होती है, जो कि इनको आपस में जोड़े रखने का काम करती है। इस पार्श्व नली को बोलते हैं यहाँ पे क्या, गैस्ट्रो वैस्कुलर कैनाल। ठीक है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैनाल। ये ऊपर से तो गैस्ट्रोडर्मिस की बनी होती है, जबकि नीचे से एपिडर्मिस की बनी होती है। यानी कि इसमें नीचे की जो लेयर है वो कौन सी है, एपिडर्मिस लेयर है, जबकि ऊपर कौन सी है, गैस्ट्रोडर्मिस लेयर है। ठीक है, अब देखिए, अब डिपेंड करता है कि कॉलोनी में कितने सारे एनिमल होंगे जो कि पाए जाएंगे। तो भाई देखिए, जो कोरल होते हैं अगर उनमें कोरेलम प्रेजेंट है तो उनमें हजारों की संख्या में, ठीक है, हजारों की संख्या में क्या पाया जाएगा, कोरेलाइट पाए जाएंगे। ये कोरेलाइट मिलकर के क्या बनाएंगे, कोरेलम बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे यहाँ पे कोरल के दोनों ही प्रकार के जो स्केलेटन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, फाइलम सिलेंट्रेटा के जो कोरल एनिमल हैं उनको यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी कि ये 3 प्रकार के कोरल होते हैं। इनको इनके जो क्लास हैं उनके ऑर्डर के बेस पे यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपको पता है कि जो सिलेंट्रेटा फाइलम है उनको यहाँ पे 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक जो क्लास है उसको यहाँ पे एनिमल कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट नहीं करते हैं, जबकि 2 क्लासेज जो हैं उनके एनिमल यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं। तो इस बेस पे हम यहाँ पे कोरल की कैटेगरी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो कोरल है उनकी कैटेगरीज, ठीक है, और कितनी यहाँ पे 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जो है यहाँ पे वो है हाइड्रोजोवन कोरल्स। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे ऑक्टा कोरेलियन कोरल। ठीक है, और थर्ड है हमारे यहाँ पे हेक्सा कोरेलियन कोरल। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो कोरल की कैटेगरी है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला हो गया यहाँ पे हाइड्रोजोवन कोरल, ऑक्टा कोरेलियन कोरल, और तीसरा है हेक्सो कोरेलियन कोरल। ठीक, हम यहाँ पे तीनों को ही डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इनके जो मेन फीचर हैं उनको देख लेते हैं, यानी कि इनके जो डिफरेंट है उनको। तो हाइड्रोजन कोरल क्या होते हैं, देखिए भाई सिलेंट्रेटा जो फाइलम है उसके यहाँ पे जो क्लास है हाइड्रोजोआ। ठीक है, हाइड्रोजोआ, उसको यहाँ पे ऑर्डर है हाइड्रोकोरेलिया। ठीक है, तो उनके एनिमल होते हैं क्या, हाइड्रोजोवन कोरल। तो क्लास हाइड्रोजोआ के ऑर्डर हाइड्रोकोरेलियन के एनिमल क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजोवन कोरल कहलाते हैं। उसी प्रकार से जो ऑक्टा कोरेलियन कोरल है वो क्लास जो एंथोजोआ होती है, ठीक है, एंथोजोआ ऑक्टा कोरेलिया का सदस्य है। ठीक है, किसका सदस्य है, ऑक्टा कोरेलिया का सदस्य है। उसी प्रकार से जो हेक्सा कोरेलियन कोरल है वो यहाँ पर जो क्लास है एंथोजोआ, ठीक है, एंथोजोआ के जो ऑर्डर है, ठीक है, हेक्सा कोरेलिया का सदस्य है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है कोरल की, जो कि इनके क्लासेस के ऊपर डिपेंड करता है, उनके ऑर्डर के ऊपर। तो इसमें पहला जो है वो हाइड्रोजोअन है, ये क्लास हाइड्रोजोआ के जो ऑर्डर है हाइड्रोकोरेलिया उसका सदस्य है। उसी प्रकार से ऑक्टाकोरेलियन, ये एंथोजोआ क्लास का जो ऑर्डर है ऑक्टाकोरेलिया उसका सदस्य है। और इसी प्रकार से हेक्साकोरेलियन कोरल, ये भी एंथोजोआ क्लास का जो ऑर्डर है हेक्साकोरेलियन उसका सदस्य होता है। देखिए अब कैटेगरी की बात करें इनके, तो इनमें फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है हाइड्रोजोअन कोरल, और ये क्लास जो हाइड्रोजोआ है उनके ऑर्डर हाइड्रोकोरेला का सदस्य होता है। ये एनिमल क्या करते हैं, ये एनिमल अपनी बॉडी के चारों ओर कैल्शियम का सिक्रेशन करते हैं, और इनकी बॉडी में इनकी एपिडर्मिस जो लेयर होती है उसकी जो सेल होती है कैलिकोब्लास्ट सेल, ठीक है, वो इनमें कैल्शियम का सिक्रेशन करवाती है। अगर इनके हम एग्जाम्पल की बात करें फर्स्ट टाइप के, तो इनमें आ जाएगा मिलीपोरा। ये एनिमल जो होते हैं वो कोरल बनाने वाले एनिमल के साथ में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर का ऑक्टाकोरेलियन कोरल कैटेगरी, और ये जो इनकी क्लास है एंथोजोआ, उनके जो ऑर्डर है ऑक्टाकोरेलिया उनका सदस्य होता है। इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें एग्जाम्पल एल साइनियम आएगा। ठीक, ये कोमल टाइप का क्या होता है, कोरल होता है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल आता है इसमें ट्यूबिपोरा, ये जो कोरल है वो कॉलोनी में पाया जाता है। इसके बाद हमारा आती है थर्ड कैटेगरी जो कि हेक्साकोरेलियन कोरल है, और ये क्लास जो एंथोजोआ है उसका जो ऑर्डर है हेक्साकोरेलिया उनका सदस्य होता है। ठीक है, और इनको हम ट्रू कोरल बोलते हैं, यानी कि वास्तविक जो कोरल होते हैं वो, क्योंकि ये स्टोनी कोरल होते हैं। कैसे होते हैं, ये स्टोनी कोरल होते हैं, पथरीले। ठीक, इनमें जो इनकी मजबूती है वो कैसे होती है, ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो कोरल है उनके 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है। अब देखिए ये जो कोरल होते हैं वो स्पेशली एक वॉल का निर्माण करते हैं, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रीफ बोलते हैं, भित्ति बोलते हैं। तो कोरल ही क्या करते हैं, कोरल जो होते हैं वो भित्ति का निर्माण करते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो सिंगल है और जो कॉलोनी में पाए जाने वाले कोरल है, दोनों ही कंबाइंड रूप से मिलकर के क्या बनाते हैं, भित्तियों का निर्माण करते हैं। और मोस्टली यहाँ पे 3 प्रकार की भित्तियाँ बताई गई हैं। फर्स्ट जो वॉल है या फिर बैरियर है उसे बोलते हैं फ्रिंगिंग रीफ, और सेकंड जो है उसको बोलते हैं बैरियर रीफ, और थर्ड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि एटोल रीफ। 3 प्रकार की यहाँ पे भित्तियाँ पाई जाती हैं। एक नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सब टॉपिक हो जाएगा जो कोरल रीफ होती हैं उनके बारे में। कोरल रीफ, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रवाल भित्तियाँ, प्रवाल भित्तियाँ। अब देखिए प्रवाल भित्तियाँ क्या होती है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे TW वागन, उन्होंने 1917 में बताया कि प्रवाल भित्तियाँ कोरल एनिमल होते हैं उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का जमा हो जाता है, और ये जमाव इतना ज़्यादा होता है कि ये एनिमल आपस में कॉलोनी बना करके एक छोटी पर्वतमाला, ठीक है, उसका निर्माण कर लेते हैं, और ये पर्वतमाला आपस में जुड़ करके एक बड़े बैरियर का निर्माण कर लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट कौन थे, TW वागन, उन्होंने 1917 में कोरल रीफ के बारे में सबसे पहले बताया। ठीक, और इनके अकॉर्डिंग क्या होती है कोरल रीफ, कोरल रीफ एक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई क्या होती है, छोटी पर्वतमाला होती है। ठीक है, जो आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, भित्ति का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये जो भित्ति होती हैं वो आइसलैंड जो महाद्वीप होता है या द्वीप होते हैं उनके चारों ओर पाई जाती हैं। अब यहाँ पर इनकी स्थिति के अकॉर्डिंग TW वागन ने बताया कि जो भित्तियाँ होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो है फ्रिंगिंग रीफ, यानी कि जिसको हम बोलते हैं झालरदार भित्ति, बिकॉज ये भित्ति ऐसी होती है जो कि महाद्वीप के बिल्कुल पास में पाई जाती है, किनारों के क्या होते हैं, बिल्कुल पास में पाई जाती है, और इनके और महाद्वीप के बीच में कोई भी जो लेगून होता है या फिर पानी का जो भराव होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, झालरदार भित्ति। जबकि जो दूसरी भित्ति होती है वो कुछ मीटर जो आइसलैंड होता है कुछ उससे कुछ दूरी पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो देखिए यहाँ पे जो TW वागन है उन्होंने भित्तियों को बताया, और ये कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होगी यहाँ पे क्या, फ्रिंगिंग रीफ, सेकंड होगी यहाँ पे बैरियर रीफ,
और थर्ड है मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि अटोल रीफ। ठीक है, अब तीनों में बेसिक अंतर क्या है, बेसिक मतलब छोटा सा अंतर क्या है, तो देखो भाई ये जो बैरियर फ्रिंगिंग रीफ जो है वो जो आइसलैंड होता है, ठीक है, माना ये क्या है आइसलैंड है, और इसके चारों ओर पास में प्रेजेंट क्या होगी, ये भित्ति प्रेजेंट होगी, जहाँ पे क्या होंगे इनके आइसलैंड के किनारे के पास में क्या होगा, ये बैरियर रीफ बन जाएगी, सॉरी ये रीफ बन जाएगी। ठीक है, जबकि दूसरा क्या होता है बैरियर रीफ, ये आइसलैंड के कुछ दूरी पे होती है, जहाँ पे क्या होता है बीच में जल भरा होता है। देखिए ये यहाँ तक तो क्या है जो आइसलैंड उसका किनारा है, उसके बाद में यहाँ पे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, देन उसके बाद में यहाँ पर पाई जाती है क्या, ये रीफ, ये भित्ति पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आइसलैंड है और यहाँ पे जो रीफ बन रही है उनके बीच में कुछ क्या है, पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या, लैगून बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लैगून बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि यहाँ जो महाद्वीप है या फिर द्वीप है, इसके और चट्टान पर जाने के लिए हम यहाँ पे जलयान का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो नाव होती है, बोट होती है, वो इजीली चल सकती हैं और वो यहाँ आइसलैंड के किनारे से और हमें भित्ति तक पहुँचा सकती हैं। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी पानी का भराव नहीं होता है या फिर गैप नहीं होता है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके किनारे के पास में ही प्रेजेंट होती है, एज ए झालर के समान क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब जो थर्ड टाइप है उसमें क्या डिफरेंट है, माना ये यहाँ पे क्या है आइसलैंड है और यहाँ पर क्या होती है, ये घोड़े की नाल के जैसे चट्टान बनाती है, मतलब पूरी एक लंबाई में नहीं होती है बल्कि होती है टुकड़ों में होती है इस प्रकार से। जैसे एक चट्टान यहाँ पे बन गई, एक चट्टान यहाँ पे बन गई, जबकि एक चट्टान यहाँ पे बन गई। अब इनके बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जल का भरा होता है, समझ रहे, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक नहीं है, टूटी हुई हैं और घोड़े के नाल के आकार की होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एटोल। क्या होता है इसको, एटोल रीफ। तो तीनों में बेसिक यही अंतर है। अब इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे जो जल का भराव है, यहाँ जो आइसलैंड का किनारा है यहाँ से और रीफ तक, आपस में रीफ और रीफ के बीच में भी आपस में क्या है जल का भराव है। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी इजीली आइसलैंड से और रीफ तक जाने के लिए क्या चलेंगे, नाव चल सकती हैं या बोट चल सकते हैं, यानी कि जलयान इजीली चल सकते हैं। और इनके भरे हुए यहाँ पे जल को क्या बोलते हैं अपन, लैगून बोलते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर महाद्वीप या फिर द्वीप और भित्ति के बीच में पाया जाता है उस क्षेत्र क्या बोलते हैं, लैगून बोलते हैं, जिसमें जलयान आसानी से चल सकते हैं। तो ये तीन प्रकार की यहाँ पे क्या होती है, रीफ होती हैं। देखिए अब हम यहाँ पे तीनों टाइप के जो रीफ हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हम एक तरफ यहाँ पे फर्स्ट नंबर की जो रीफ है उसको बना लेते हैं, फ्रिंगिंग रीफ। ठीक है, इस पे हम यहाँ पे फ्रिंगिंग रीफ का डायग्राम बनाएंगे। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास होगा वो होगा बैरियर रीफ, और थर्ड जो हमारे पास में होगा वो होगा एटोल, एटोल रीफ। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए सबसे पहले हम बैरियर रीफ फ्रिंगिंग रीफ की बात करते हैं, तो हम इसे झालरदार रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, झालरदार भित्ति। ठीक है, क्यों, इसका रीज़न हम अभी डायग्राम बना के बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये कोई आइसलैंड है। ठीक है, ये जो एरिया है वो किसका है, आइसलैंड का। ठीक, और इस एरिया में कंप्लीट यहाँ से और यहाँ तक क्या भरा हुआ है, कंप्लीट जल भरा हुआ है, यानी कि कोई समुद्र है और उसमें क्या है, द्वीप प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी कंप्लीट क्या होता है, जल भरा होता है। अब रीफ कहाँ बनेगी उस चीज़ को देखो, ये जो आइसलैंड है उसके चारों ओर यानी कि किनारे के जस्ट पास में बनेगी रीफ। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो भित्ति बन रही है वो इसके चारों ओर बन जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट इस प्रकार से ये आइसलैंड है और इसके बिल्कुल पास में क्या प्रेजेंट है, ये रीफ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देखिए इसके बीच में कोई भी जल मार्ग है वो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जल क्या है इसमें, एब्सेंट है। और ये क्या है, ये इसके किनारे से बिल्कुल पास में स्थित है, यानी कि किनारे से लगभग 10 मीटर से और लगभग 250 मीटर इसकी क्या होती है, दूरी होती है। सो इतने से मीटर के क्षेत्र में कोई भी जलयान नहीं चल सकता है। ठीक है, जैसे कि बोट वगैरह नहीं चल सकती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जलयान इनमें एब्सेंट होता है। वहीं हम दूसरी बात करें बैरियर रीफ की, तो ये क्या होती है,
बैरियर जो रीफ होती है वो इससे कहीं दूर पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इससे क्या होती है, काफ़ी दूर प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें इसके जो क्षेत्र है यहाँ पर कंप्लीट क्या होता है, जल भरा होता है, यानी कि इसके किनारे से बहुत दूर है। लगभग अगर इसके हम लंबाई की बात करें तो ये 20 किलोमीटर से और 250 किलोमीटर की क्या होती है, दूरी होती है। इतनी दूरी होने पर यहाँ पर इजीली क्या चल सकते हैं, जलयान चल सकते हैं, यानी कि बोट इजीली यहाँ पे ट्रैवल कर सकती है। और इस क्षेत्र को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है, ये जो भित्ति है और ये द्वीप जो है, ठीक है, यानी कि आइसलैंड, इसके बीच में जो जल भरा हुआ है उसको बोलते हैं हम क्या, लैगून। क्या बोलते हैं इसको, लैगून बोलते हैं। जबकि जो थर्ड टाइप है वहाँ पे क्या होता है, ये जो आइसलैंड होता है, इस आइसलैंड के चारों टुकड़ों में क्या होती है, भित्ति प्रेजेंट होती है, और इनकी जो आकृति होती है ना, वो क्या होती है, घोड़े के नाल की जैसी होती है, यानी कि हॉर्स शू शेप, ठीक। और इनमें भी क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है क्या, जल, इसे हम क्या बोलते हैं, लैगून बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भित्ति होती है उनके आपस में भी, उनके बीच में भी इजीली क्या चल सकता है, जलयान चल सकता है, क्योंकि इनकी दूरी क्या होती है, बहुत होती है, लगभग 70 किलोमीटर इनके बीच में क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है। ये आपस में 70 किलोमीटर के होते हैं, चौड़े होते हैं, जबकि ये इनकी लंबाई की बात करें यहाँ से और यहाँ तक की, अगर इनकी लंबाई की बात करें तो ये 90 किलोमीटर क्या होती है, लंबी होती है, इनकी दूरी होती है। तो 70 और 90 किलोमीटर में इजीली क्या चल सकते हैं, जलयान चल सकते हैं। अब देखिए इन तीनों में से आपको सबसे बड़ी जो भित्ति है वो कौन सी दिख रही है, इसकी लंबाई 250 मीटर तक की है, इसकी लंबाई 250 मीटर तक की है, इसमें लंबाई इसकी 250 किलोमीटर की है, ये इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर में है, ठीक है। जबकि इसकी कितनी है, 90 किलोमीटर है। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे भित्ति बनती है वो बनती है कौन सी, बैरियर रीफ, और ये जो प्रेजेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है ये, ऑस्ट्रेलिया में। और एक क्वेश्चन आता है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी भित्ति कौन सी है, तो कहलाए कौन सी, द ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी रीफ, ठीक। मोस्ट है, एक नंबर का छोटा क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन में बनता है। सबसे बड़ी रीफ कौन सी है, द ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ प्रेजेंट है ये, ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है ये। कहाँ प्रेजेंट है ये, ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारी रीफ है वो कंप्लीट होती है, और हमारा जो कोरल है उनमें एक्सोस्केलेटन कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट जो एग्जांपल है उनमें हम एक्सोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित हमारे नोट्स चाहिए तो हम आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे। आप हमें मेल कीजिए bclasses@gmail.com पर, और हमें अपने नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम हमें कमेंट कर दीजिएगा, मेल सेंड कर दीजिए।